जिनकी बीवियां भी मोटी, गाय भी मोटी, दूध भी मलाई भी जिनके घर में हो, जिनकी गाड़ी भी, जिनका महल भी, वो लोग आकर धरना दिए। लेकिन सीमांचल के हमारे लोग किसान जो हैं वो एकजुट होने के लिए और धरना देने के लिए तैयार नहीं है। ईंट की कीमत के सिलसिले में फिक्रमंद है तो सिर्फ आपकी ईंट की कीमत ही कम नहीं, बल्कि सरकारी जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। आप बताते हैं कि साहब जहां तक हमारा भाटा चिमनी है वहां तक सड़क नहीं बनती है। सरकार जब टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, तो सरकार को मतलब सड़कें भी बननी चाहिए, कोयला भी सही कीमत पर उनको मिले। हम उनकी भी तरफदार हैं, हम एक तरफा बात नहीं करेंगे। और एक एमएलए के होने के बावजूद भी हमारे संगठन के लोगों ने जो लड़ाई सड़क पर लड़ी है, तो एमआईएम से बढ़कर कोई पार्टी काम की हो तो बोलिए। ये लोग पानी के वक्त इंतजार करते हैं ताकि घपला करने के लिए इनको आसानी हो, ताकि इनके ठेकेदारों को, क्योंकि ठेकेदार बेशतर लोग हैं, इनके पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। अब की बार हम लोग 6 महीना पहले ये बात कह रहे हैं कि अगर बिहार को वाकई में बचाना चाहते हैं तो बिखरे हुए सेकुलर वोटों को मुत्तहिद कीजिए, और उसके लिए अगर मुझे आप लेने के लिए तैयार हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। भाई एक तरफा इश्क है, मैं कहा एक तरफा कह लीजिए, आप एक तरफा इश्क हो सकता है, लेकिन जब तक जो माशूका की तरफ से इनकार ना आ जाए उसको एक तरफा मत कीजिए, है ना। अब हम लोग इंतजार में हैं कि उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है। हमारे पंजाबी भाई, एक जमाना था कि यहां आकर के अपना रोजगार वो करते थे, लेकिन पंजाब के किसानों ने ऐसी मेहनत की कि आज हमारा बेटा जाकर के उनके खेतों में काम करता है। वहां के किसान एकजुट हुए। ये होना चाहिए कि जिस इलाके में प्रदूषण की वजह से उनका सेहत पर बुरा असर पड़ रहा हो, जिनकी मिट्टी कट रही हो, कटहल आम की फसल तबाह हो गई है, तो ऐसे किसानों के लिए तो स्पेशल होना चाहिए कि सीमांचल की इस पट्टी के गरीब लोगों के लिए 2 चीज, एक तो ये है कि बालू अपना घर बनाए तो बालू पर रॉयल्टी नहीं लगे, और दूसरा ये है कि इस इलाके से मिट्टी काट कर अगर बंगाला भेज रहे हैं, सरकारी क्या नियम है डीएम को देखना चाहिए, और अगर बंगाला भेज रहे हैं तो कम से कम इस इलाके के किसानों के लिए ईंट में कुछ कंसेशन करना चाहिए। अरे काम हो जाना चाहिए, काम हर हाल में 15 में से पहले हो जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए दूसरा कसूरवार यह है कि इस क्षेत्र के एमएलए का भी मसला यह है कि वो मिलकर के इस मुद्दों के लिए लड़ते नहीं है। और हमारे मानंदा में 40 किलोमीटर पुल नहीं बनेगा, लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है, लड़ने से क्या होता है। तो ऐसे नादानों को कौन समझाए कि बोलने से निकाह होता है, बोलने ही से दुनिया में जंगें लड़ी जाती हैं, बोलने ही से लोग अदालतों में फैसले जीतते हैं। फरपुर की 9 साला बेटी जो दलित की है, आप देख रहे हो उस पर जुल्म हुआ। जुल्म तो जालिम जानी जितना मुजरिम था, उससे ज्यादा मुजरिम वो लोग हैं जो लोग उस बच्चे को बचाने में मारने में साजिश की। अगर बर वक्त उसका इलाज हो गया होता तो आज वो बच्ची मरती नहीं। मक्के की खेती में उनके दाने नहीं आए थे, और मैंने कहा कि काम करना, कल मैं जाऊंगा तो कल कुछ वो तोड़ के लाना मक्के की बालियों को। वो तोड़ के लेके आया, मैं ले गया बैग में असेंबली में, और मैंने दिखाया मुख्यमंत्री को। ये है किसानों का हाल, जिस किसानों की हमदर्दी की बात करते हैं। 9 करोड़ रुपए गन्ना के वो मक्का किसानों के लिए रिलीफ जारी हुई। नेता लगातार ईंट की कीमत 5500 उसकी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बेखौफ बेबाक अख्तुल ईमान साहब उस पर अभी तक कुछ नहीं बोले, चुप्पी साधे हुए हैं। मैं चुप्पी साधे हुए नहीं, है ना, लेकिन ये लोग करते करते अफसरशाही इस कदर है, मीटिंग पर मीटिंग हर दिन जाइए तो लगता है नौरोजी के दूल्हे की तरह खातिरदारी हो रही है WRT में उनके अफसरों की और उनके मंत्रालय के लोगों की। लगता है कि सबसे रिच तो है ही, ये सारे मलाई वहां खाए जा रहे हैं। और मानंदा में मंत्री रहे, क्यों नहीं बन सका, मैं कह रहा हूं कि पूछता हूं मैं कि मंत्री रहे लोग यहां पर क्यों नहीं बन सका पुल मानंदा में। हम लोग बरसात के दिनों में वैसे ही तबाह है, चूंकि तीस्ता से लेकर के वहां परमान जो नदी निकलती है जोगबनी के पास, ये 100-150 किलोमीटर की सारी नदी आकर के किशनगंज में 25 किलोमीटर पर 40 किलोमीटर पर एक हो जाती है। आप देख लीजिए, मानंदा से आप आ जाती है, मानंदा में आके डोक मिल गई आपके मस्तान चौक के पास, और उससे चलिए आपका 30 किलोमीटर के पश्चिम में आपको कनकई में सारी नदियां उधर आकर मिल जाती हैं। उसी मछली लिंक के जरिए से इसको भेज देंगे उधर सीमांचल की तरफ, तो आप बाढ़ से बच जाइएगा। और हमको समझाया जा रहा है कि कोसी के जरिए से आपके खेतों को पानी पहुंचाएंगे, तो आपको सुनकर हैरत होगी, ये पानी देंगे कब, मैंने बरसात के मौसम में पानी देंगे, रब्बी के मौसम में फिर पानी देने का प्रोग्राम इसमें नहीं है। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉप। हमारी मौजूदगी किशनगंज के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश कार्यालय में है। जनाब अख्तुल ईमान साहब हमारे साथ हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर हैं, अमोर के वर्तमान में विधायक हैं, और कोचाधामन से ये पूर्व विधायक है। इस भागदौड़ की जिंदगी में आपने थोड़ा सा समय निकाला सर हमारे लिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तक चल के आए, आपके शुक्रगुजार हैं। बात चल रही है गठबंधन की, कुछ लोग इसे मीडिया की उपज बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह की चीज़ें हो भी सकती है। तो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, किसी बड़े नेता का जो है बयान नहीं आया, क्या सच्चाई है इसमें गठबंधन को? उर्दू का एक मशहूर शेर है कि किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। सरदारी की जो लड़ाई लड़ते हैं वो इलेक्शन जीतने की लड़ाई लड़ते हैं, और एमआईएम कारवां की भलाई की लड़ाई लड़ता है।
इसे इसलिए MIM ने ये बात महसूस किया है कि मौजूदा वक्त में बिहार की जो तबाही और बर्बादी हो रही है, बिहार के अमन व अमान को जो गारत किया गया है, बिहार से जो पलायन नहीं रुक पा रहा है, एजुकेशन के लिए पलायन, बीमारों के इलाज के लिए पलायन, 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन, और बिहार जो कंगाली से दो चार है, बिहार का अमन व अमान जो प्यार और मोहब्बत खत्म हुआ है, मुसलमानों पर एक तरफा तौर पर जो एक जुल्म ज्यादती हो रही है, इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर फिरका परस्त ताकतों के हाथ में बिहार की बागडोर है। और बिहार की बागडोर जब तक फिरका परस्तों के हाथ में रहेगी, दलितों को इंसाफ नहीं मिलेगा। मुजफ्फरपुर की 9 साला बेटी जो दलित की है, आप देख रहे हो उस पर जुल्म हुआ। जुल्म तो वो जालिम जानी जितना मुजरिम था, उससे ज्यादा मुजरिम वो लोग हैं जो लोग उस बच्चे को बचाने में मारने में साजिश की। अगर बर वक्त उसका इलाज हो गया होता तो आज वो बच्ची मरती नहीं, दम नहीं तोड़ती। तो इन हालात से को बदलने के लिए जरूरी है कि सांप्रदायिक शक्तियों को किनारा किया जाए, और सेकुलरिज्म को बचाने के लिए मुल्क के आइन पर हमला हो रहा है, मुल्क के संविधान पर हमला हो रहा है। इसलिए इस वक्त बहुत सारे मतभेदों को हटाकर लोगों को, लाइक माइंडेड लोगों को एक होने की जरूरत है। यही वजह है कि हमने इस जिम्मेदारी को समझा है। ये बात हम लोगों ने 2020 में भी, सितंबर में भी तो कह रहे थे कि जस्ट इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन होने जा रहा है। अब की बार हम लोग 6 महीना पहले ये बात कह रहे हैं कि अगर बिहार को वाकई में बचाना चाहते हैं तो बिखरे हुए सेकुलर वोटों को मुत्तहिद कीजिए, और उसके लिए अगर मुझे आप लेने के लिए तैयार हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ नादान लोग ये कहते हैं कि ये MIM की बेइज्जत होने की दलील है। मैं कह रहा हूं कि जरा मेरी वसूल पसंदी को देखो। मैं झुक के मिलता हूं तो डर मत समझो, मैं सलाम करता हूं तो ये मत समझो कि हम कमजोर हैं। ये मेरे अखलाक हैं, ये मेरा संस्कार है, ये हमारी तहजीब है कि हमें मिलने के लिए भी सलीका सिखाया गया है। इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि बिहार की भलाई इसमें है कि सेकुलरिज्म को और समाजवाद की धारा को तेज करने की जरूरत है। यही वजह है ये प्रपोजल हमने भेजा है। और कुछ लोग कहते हैं अब कि भाई एक तरफा इश्क है। मैं कहा, मैं एक तरफा कह लीजिए, आप एक तरफा इश्क हो सकता है, लेकिन जब तक जो माशूका की तरफ से इनकार ना आ जाए उसको एक तरफा मत कीजिए, है ना। अब हम लोग इंतजार में हैं कि उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है। अब जो गोल है उन लोगों के पाले में है, वो क्या करना चाहते हैं। सेकुलर वोटों को बिखरने देना चाहते हैं, तो इसके माने अगर सेकुलर वोटों को बिखरने देना चाहते हैं तो फिरका परस्तों से अगर कोई समझौता हुआ तो कोई बात नहीं, वरना नहीं, अगर सेकुलर वोटों को जमा करना चाहते हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए लोगों को। अगर ये बातें लिखी जाए कि अख्तुल इमान साहब कोचाधामन से लड़ रहे हैं अमोर से, दोनों जो आपके चाहने वाले होते हैं आपस में वो लोग खींचातानी कर रहे हैं। आपके चाहने वाले चाहते हैं कि, कुछ लोग चाहते हैं कि अमोर से लड़े, कुछ लोग चाहते हैं तो जहाँ से भी लड़ेंगे तो एक तरफ के लोग नाराज होंगे आपको। नहीं, मुझे अपने मोहसिनों पर पूरा यकीन है कि हम कर्जदार हैं। मेरा अगर फैमिली बैकग्राउंड देखिएगा तो मुझसे ज्यादा कमजोर आदमी MLA बहुत कम बना होगा, मुझसे, मेरे तरह कमजोर आदमी। ये तो कोचाधामन की आवाम, किशनगंज की आवाम, सीमांचल के लोगों की मोहब्बत है कि मुझ जैसे कमजोर आदमी को भी यहाँ बार बार जिताने का काम किया है। मैंने पिछले दिनों में वचनबद्धता, गर्चे वचनबद्धता को नहीं रखा। मैं 2019 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ा था और मैंने वादा किया था इजहार अस्फी साहब से कि भाई मैं लड़ रहा हूं, अगर जीत गया तो आप इलेक्शन लड़ेंगे MLA का। मैं उस वादे पर कायम रहा, और मैं हार भी गया। अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ा तो मैं आपके लिए वो करूंगा। मैं हार गया, मुझे इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं था, इसलिए मैंने अपनी सीट उनके हवाले कर दी। उस वक्त भी कोचाधामन के लोगों को बुलाकर जब मैं फैसला ले रहा था, मेरे अधिकांश जो हमारे हमदर्द लोग हैं वो लोग नाराज थे कि इस शख्स को टिकट मत दीजिए। लेकिन हमने कहा भाई अगर मुझसे मोहब्बत करो तो मेरे वादे का भी ख्याल रखो। मेरे लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसका साथ दिया। मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन पार्टी के सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हुक्म हुआ कि नहीं, आप इलेक्शन लड़िए। उस वक्त बहादुरगंज के भी हमारे मोहसिनों की एक बड़ी तादाद वहां रही, और फिर कोचाधामन चूंकि मैंने टिकट दे दिया था तो उस वक्त फिर अमोर के भी हमारे मोहसिनों की एक बड़ी तादाद थी कि इलेक्शन लड़े, और अमोर के बारे में फैसला हुआ। लेकिन मैं कहूंगा कि कोचाधामन के लोगों ने भी मेरा साथ दिया, और कोचाधामन तो मेरी जमीन रही है, तो इनके एहसानात को हम कोई फरामोश नहीं करा सकते। लेकिन अमोर के लोगों ने जो इज्जत दी है, यकीन है कि हमारी नस्लें भी उसको फरामोश नहीं कर सकती। ये है, ये मोहब्बत की दलील है। हम लोग बैठेंगे, इंशाल्लाह फैसला करेंगे कि कहाँ से इलेक्शन है। अभी तो मैं अमोर में हूँ, कोचाधामन के बारे में बराबर लोग वो करते हैं हमको, इस मामले में इंशाल्लाह उन लोगों से मिलूंगा तो बात करूंगा आगे। इलाके में जब चलेंगे तो मैंने एक चीज़ को गौर किया है कि बीते कुछ सालों से जो है मक्का की खेती हमारे यहाँ पर बड़े लोग शौक से करते हैं, लेकिन सरकारी मंडी नहीं होने के कारण जो है उनको जो उचित दाम है वो नहीं मिल पाता है। तो हम जिससे भी बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा इस मुद्दे पे हम जोर दे रहे हैं कि लोग अब बातचीत करना शुरू करें कि सरकारी मंडी की ज़रूरत है हमारे यहाँ। देखिए, मैं 2009 में मक्का के किसानों की फसल तबाह हो गई थी,
शाहपुर एक गांव है हमारा कोचा धामन में, वहाँ आग लगी थी और काफी लगभग 40-45 घर जल गए थे। मैं पटने में था और रात को निकला, सुबह गांव में पहुंचा तो इत्तेफाक से शनिचर का दिन था। मैं वहाँ पहुंचा और लोगों की खबरगिरी की और जो मदद करनी थी पार्टी की तरफ से मदद भी किया। तो किसानों ने बताया कि अख्तर साहब एक तो हमारा घर जल गया है लेकिन हमारी खेती भी जल गई है और मक्के की खेती में उनके दाने नहीं आए थे। और मैंने कहा कि काम करना, कल मैं जाऊंगा तो कल कुछ वो तोड़ के लाना मक्के की बालियों को। वो तोड़ के लेके आया, मैं ले गया बैग में असेंबली में और मैंने दिखाया मुख्यमंत्री को। ये है किसानों का हाल, जिस किसानों की हमदर्दी की बात करते हैं। 9 करोड़ रुपए गन्ना के वो मक्का किसानों के लिए रिलीफ जारी हुई। कटिहार में ये गन्ना किसान बेचारा खुदकुशी भी कर गया था। तो हम लोगों ने उसकी लड़ाई लड़ी, गन्ना के समर्थन मूल्य की लड़ाई हम बराबर असेंबली में उठाते रहे। और अभी भी हमने दिशा की बैठक थी उस दिन, तो हमने पूर्णिया में भी कहा कि भाई आप गली नली बना रहे हैं, आप घाट बना रहे हैं, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, मंदिर मस्जिद की घेराबंदी करवाने का प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन किसानों का जो मक्का के किसानों का सबसे बड़ा मसला है एक तो ये है कि समर्थन मूल्य ऐलान किया सरकार ने बहुत देर से। और मैं समझता हूं कि बिहार और खास करके सीमांचल के किसानों के पास एक कैश क्रॉप जो एक लंबे अरसे के बाद आया है वो मक्का है। मक्का की फसल से लोगों की थोड़ी सी हालत संवर रही है, तो कम से कम आप समर्थन मूल्य इनका तय कीजिए। समर्थन मूल्य तय भी हुआ 2400 कुछ रुपए, लेकिन अभी तक उसकी खरीदारी शुरू नहीं की। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा कि भाई मनरेगा के पैसे से हर किसान को कहिए कि उनका तालाब खोद रहे हैं, मिट्टी तालाब खुदवा रहे हैं, तालाब बंद करवा रहे हैं, भाई ये क्या मसला है, आप वो काम कराइए। लेकिन हर किसान को कहिए कि तुम 2 कट्ठा जमीन दे दो ताकि तुम्हारा हम एक चबूतरा बना दें, है ना, तुम्हारा एक शेड बना दें। चूंकि मकई की जो फसल हमारी कटती है वो प्री मानसून कटती है और हमारे यहाँ प्री मानसून बारिश हो जाती है। तो गन्ना के किसानों, ये मक्का के किसानों की जब ये हालत खराब हुई है, उन बेचारे की बीवी बच्चे सब गया एकदम तबाहाल हो गए पानी से बचाने में, गन्ना और मक्का को बचाने में। तो हमने ये बात भी की है, यकीनन है कि मक्का की फसल की वजह से इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि मक्का को पूरा पूरा सपोर्ट दे। इसकी बात हम लोग किए हैं और फिर आने वाले दिनों में भी हम लोग करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूँ, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, है ना। हम लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन भी किया था मक्का को लेकर के, लेकिन मक्का किसानों का मामला यह है कि हमारे किसान सड़क पर नहीं आते हैं। हमारे किसानों को सबक लेना चाहिए कि एक बात में बोला था तो काफी तुमतराक हो गया था उस मामले में। हमने एक तमसील दी थी कि हमारे पंजाबी भाई, एक जमाना था कि यहाँ आकर के अपना रोजगार वो करते थे, लेकिन पंजाब के किसानों ने ऐसी मेहनत की कि आज हमारा बेटा जाकर के उनके खेतों में काम करता है। वहां के किसान एकजुट हुए। अभी जो आप देखेंगे कि किसान बिल के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, तो आप देखेंगे कि वहां के किसान कितने जागरूक हैं। 13 महीने तक धरना दिया, 700 लोगों की लाश निकली और वो खाते पीते लोग, जिनकी बीवियां भी मोटी, गाय भी मोटी, दूध भी, मलाई भी जिनके घर में हो, जिनकी गाड़ी भी, जिनका महल भी, वो लोग आकर धरना दिए। लेकिन सीमांचल के हमारे लोग, किसान जो हैं, वो एकजुट होने के लिए और धरना देने के लिए तैयार नहीं है। बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती, तो जालिम सरकारों से बगैर लड़े हुए हक लेने की बात कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? अगर आज भी किसी जगह पे ये लिखा जाए कि बेखौफ, निडर, बेबाक, तो लोग अपने आप समझ जाते हैं कि अख्तर उल-ईमान। लेकिन आप ही का एक नेता लगातार ईंट की कीमत 5500 उसकी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बेखौफ, बेबाक अख्तर उल-ईमान साहब उस पर अभी तक कुछ नहीं बोले, चुप्पी साधे हुए हैं। मैं चुप्पी साधे हुए नहीं, आप लोगों से हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। ये पटना का मौजू नहीं था, किशनगंज का मौजू है, सीमांचल का मौजू है। मैं कल आया हूं तो जो लोग मिल रहे हैं, अब कुछ लोगों का ग्रुपिंग है कि किस में किसको खबर ले जानी है। मैं उस ग्रुपिंग से बहुत बेनियाज हूं। आप पूछ लीजिए कि किसने पूछा जो मैं नहीं बोला। अरे चुप्पी साधना हमारा काम है क्या? हक बात की हमें से हिमायत कर रहा हूं। यकीनन है कि जो लड़ाई उसने शुरू की है, कानूनी तौर पर देखना चाहिए, मुतालबा उनका सही लगता है, इसको डीएम को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं अपने जो पक्का जो चिमनी के भाटा के मालिकान हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप ईंट की कीमत के सिलसिले में फिक्रमंद है तो सिर्फ आपकी ईंट की कीमत ही कम नहीं, बल्कि सरकारी जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। आप बताते हैं कि साहब जहां तक हमारा भाटा चिमनी है, हमारा सड़क नहीं बनती है। सरकार जब टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, तो सरकार को हमारी सड़कें भी बननी चाहिए, कोयला भी सही कीमत पर उनको मिले। हम उनके भी तरफदार हैं। हम एक तरफा बात नहीं करेंगे कि सिर्फ वो कीमत कम करें, हम ये भी कहेंगे कि उनकी कीमत बढ़ने की जो वजह है ना, ब्लैक में जो वो खरीदते हैं, सरकार को जो उसको देना चाहिए, कम से कम बिजली उसको कंसेशन पर दे। अरे यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, कम से कम उसके जरिए से लोगों को कुछ रोजगार मिल रहा है, कुछ लोगों के घर बन रहे हैं, वो होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि यहाँ बंगाल गवर्नमेंट ने वहां पर प्रदूषण को रोकते हुए बंगाल में ईंट भाटा को परमिशन नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी
आप देखेंगे कि नेपाल के सरहदों के करीब, खास करके ठाकुरगंज में, मैं समझता हूं 3-4 किलोमीटर के दरमियान में 100 से ज्यादा चिमनियां हैं। वहां के लोग कहते हैं कि साहब हम खाने के थाल में भी बैठते हैं तो वो काले कण आकर मेरे थाल में आ जाते हैं, उससे लोगों को दम्मा की बीमारी हो रही है। तो कम से कम ये तो होना चाहिए। आप चले जाइए लोहरदगा वगैरह के रांची के इलाके में जहाँ कोयले की खान निकलती है, वहां का गरीब लोग कोयला फ्री में जलाता है। वहां का गरीब लोग शादी ब्याह हो तो कोयला उनको 2-4 कुंटल कोयला वैसे दे दिया जाता है। तो कम से कम ये होना चाहिए कि जिस इलाके में प्रदूषण की वजह से उनका सेहत पर बुरा असर पड़ रहा हो, जिनकी मिट्टी कट रही हो, कटहल आम की फसल तबाह हो गई है, तो ऐसे किसानों के लिए तो स्पेशल होना चाहिए कि सीमांचल की इस पट्टी के गरीब लोगों के लिए 2 चीज, एक तो ये है कि बालू अपना घर बनाए तो बालू पर रॉयल्टी नहीं लगे, और दूसरा ये है कि इस इलाके से मिट्टी काट कर अगर बंगाला भेज रहे हैं, सरकारी क्या नियम है डीएम को देखना चाहिए, और अगर बंगाला भेज रहे हैं तो कम से कम इस इलाके के किसानों के लिए ईंट में कुछ कंसेशन करना चाहिए, और उनके कोयले की कीमत और सरकारी जो मुराहत है भाटा चिमनी वाले को, वो उनको भी मिलना चाहिए। उत्तराखंड से एक ऐसी खबर आ रही है जो काफी शर्मनाक है। बीजेपी की एक नेत्री है जो अपनी सीट बचाने के लिए, वापस जाने के लिए अपनी जो है नाबालिग बेटी से जो है वो अपनी मां ने खुद ही जो है दुष्कर्म करवाया है। इस तरह की चीजों पर क्या कहना चाहेंगे भारतीय? भाई मैंने ये बहुत ही शर्मनाक वाकया है। अभी कल ही की खबर में देखा 6 साल बच्ची के साथ जुल्म हुआ। अभी कल ही की खबर है कि मुजफ्फरपुर को 1 तारीख को शायद एक 9 साल बच्ची के साथ रेप हुआ। और कोई लोग अगर अपने जमीर को बेचने के लिए इस तरह का करे तो उसको जितनी निंदा कीजिए कम है। क्या लगता है 2020 में जो 5 सीट मस्जिद को मिली थी, इस बार बढ़ने की आशंका है या कम होंगे या उतने पे जो है? भाई हम तो उम्मीद रखते हैं भाई, फैसला तो जनता को करना है। आप कार्यकलाप देख लीजिए, मैं सरकार में नहीं हूं कि मुझसे आप कहेंगे कि क्या डेवलपमेंट किए नहीं किए। एज ए एमएलए होने की हैसियत से जो इलाके में किया है वो गवाही दे रहा, लेकिन जो लोग अपोजिशन में है, आप वोट देने का कोई पैमाना तय करेंगे ना। सरकार में है तो क्या अच्छा काम किया, अपोजिशन में है तो सरकार की नाकामियों को और जनता की भलाई के लिए कितनी बात की। तो आप अपोजिशन को अगर नाप रहे हैं, उस अपोजिशन में हमको भी नाप लीजिए कि अकेला तनहा होने के बावजूद भी बिहार के मुद्दों की जो लड़ाई हमने सदन में लड़ी है, और एक एमएलए के होने के बावजूद भी हमारे संगठन के लोगों ने जो लड़ाई सड़क पर लड़ी है, तो एमआईएम से बढ़कर कोई पार्टी काम की हो तो बोलिए। जब अगर एमआईएम आप काम की बुनियाद पर वोट देना चाहते हैं, यकीन हम 5 की जगह पर हमको 25 को आपको पहुंचाना चाहिए। वो नहीं अगर जात की बुनियाद पर, भेदभाव की बुनियाद पर, लेन देन की बुनियाद पर वोट देना चाहेंगे तो हमारी कौम तबाह हुई है, आने वाले दिन और तबाह होगी। जो लोग आपको बहुत पहले से जानते हैं, आपके करीबी रहे हैं, उन लोगों का मानना है, जब लोगों से हम ऑफलाइन मिलते हैं, कि बीते कुछ महीनों से अख्तुल इमान साहब कहीं खो से गए हैं। जो अख्तुल इमान साहब लोग जो जानते थे, जो उनकी जो बोलने की चीज़ें ही लोग, तो थोड़ा सा कहीं आपका दिल टूटा हुआ सा नजर आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे असल देखिए मामला ये है कि मौके मौके से आप बात करेंगे ना। सवाल ये पैदा हो रहा है, तो आज तो लगभग 15-20 दिन से तो हम आँख के ऑपरेशन की वजह से परेशान है, डॉक्टरों ने हिदायत कर दी थी, नहीं गया था। अब मैं रातों दिन दौरे कर रहा हूँ, बिहार के दूसरी जगहों पर दौरा कर रहा हूँ, छपरा का भी मामला वहां दौरा करे, पटना में है, इलेक्शन सामने में है, बिहार के मुख्तलिफ जिला के लोगों को आप चलिए हमारे यहाँ पटना फ्लैट में, किस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कितनी प्रेस के लोग नहीं आते हैं, किस दिन डिस्ट्रिक्ट के लोग नहीं आते हैं। अरे सीमांचल तो हमारा घर है, और यहाँ तो हमारे हर जगह पर नेता खड़े हैं, और जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहा है हम लोग कर रहे हैं उसको। इंशाल्लाह हम लोगों के इसमें कोई कमी नहीं है। मुमकिन है कि लोग और हमसे उम्मीद करते हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ईद के बाद अपनी रफ्तार को और तेज करें। ये मोहब्बत की दलील है लोगों की। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार वासियों को, चूंकि सामने में ही 2025 का जो है विधानसभा चुनाव अब जो है अनकरीब है? भाई किसान को मशवरा बोने के वक्त ये देना चाहिए कि खेत की अच्छी से जुताई करो, खाद अच्छी खरीदो, मिट्टी का टेस्ट करा लो, और जो फसल जिसमें लगे उसको लगाने के लिए उसके अच्छे बीज खरीदो। सस्ता बीज खरीदोगे, दुकानदार के यहाँ चाय पी करके अगर उसका सस्ता बीज खरीद लोगे तो फसल के वक्त तुमको बड़ी तबाही होगी। आज अगर महंगा ही लगे, दुकानदार के अल्फाज अच्छे नहीं भी हों, अगर बीज अच्छा हो तो यकीन है कि फसल अच्छी होगी। ये बोने का वक्त है, ये चुनने का वक्त है। अच्छे लोगों को मैदान में लाइए, अच्छे लोगों को चुनिए, ताकि कल का बिहार अच्छा बिहार बन सके, कल का सीमांचल अच्छा सीमांचल बन सके। ये बात मैं कल भी कहा हूँ, आज भी कहूँगा, और आने वाले दिन के लिए भी ये सच्चाई है कि रोपे बिरुआ नो तो नीम कहाँ से हुए, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। यही मैं गुजारिश करूँगा। एक सवाल जो छूट रहा था कि चूंकि मैं बहादुरगंज से हूँ तो मैं के बारे में कहूँगा, बाकी और सब पूरे विधानसभा की जो है, पूरे लोकसभा की ये समस्या है, हमारे सीमांचल की समस्या है कि हमारे यहाँ जो है नदी, कटान, धसान से लोग है त्रस्त है।
लेकिन सरकार के पदाधिकारी हो या हमारे नेता लोग हो या सरकारें हो, काम तब करते हैं जब बरसात हमारे सर पर होता है। महेशवतन एक गांव है बहादुरगंज का, अगर 2 माह पहले उसमें अगर हल्का सा काम कर दिया जाता तो उस गांव को जो है कटने से बचा लिया जाता है। लेकिन अब आप काम शुरू करेंगे लेकिन गांव तो कट ही जाएगा। तो बरसात से पहले बरसात की तैयारी के लिए हमारी सरकारें जो है सीमांचल के लिए कुछ नहीं करती। ये WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है, जल संसाधन विभाग, ये इनकी लापरवाही का नतीजा है। हालांकि इस वक्त ये उनके मंत्री हैं, बड़े जिम्मेदार मंत्री हैं, लेकिन विभाग के पेच को वो भी ठीक नहीं कर पाए। मैं कह रहा हूं कि नदी के कटाव का विश्लेषण हो जाता है अक्टूबर के महीने में। लास्ट बारिश सितंबर अक्टूबर के दिनों में, जो आसिन झपटी हम लोग कहते हैं, लास्ट बारिश होती है, उसी का आकलन करके सरकारें मंसूबा बनाती है। TSC होता है, SRC होता है, वो सब कुछ वो करके अपना तय कर लेती है कि किन किन यूनिट पर हमको काम करना है। मामला ये है कि जब इसका आकलन आपका हो जाता है अक्टूबर नवंबर में, तो आप दिसंबर जनवरी तक अपना वो तैयार कर लीजिए, एस्टिमेट बना लीजिए, और जो ही बजट हो तो बजट के पैसे का इंतजार रहता है। आप प्री बजट भी आप टेंडर कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी ठेकेदार को एडवांस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके पास अगर बाध्यता है कि बजट की राशि मिलेगी तब, तो आपका मार्च अप्रैल में बजट हो जाता है, तो अप्रैल के पहले से भी काम शुरू हो जाए तो मैं समझता हूं 1 महीने के अंदर में काम किया जा सकता है ना। लेकिन ये लोग करते करते अफसरशाही इस कदर है, मीटिंग पर मीटिंग, हर दिन जाइए तो लगता है नौरोजी के दूल्हे की तरह खातिरदारी हो रही है WRD में, उनके अफसरों की और उनके मंत्रालय के लोगों की। लगता है कि सबसे रिच तो है ही, ये सारे मलाई वहां खाए जा रहे हैं। और ये काम करते करते ये आते हैं इस इलाके में। मैं अभी गया था, परसों इंजीनियर इन चीफ से मिला वहां पर, और सेक्रेटरी नहीं थे उसके। मैंने कहा कि भाई बिहार में आप पटना में बैठ कर रहते हैं तो गया को और बिहार को देखकर कहेंगे कि अभी बारिश नहीं हुई, गर्मी बहुत है। अरे सीमांचल का मामला बिहार के दूसरे हिस्से से कंप्लीटली डिफरेंट है। वहां पर प्री मानसून बारिश हो जाती है, और वहां पर बिहार की जितनी नदियां हैं, बिहार में सबसे घनी नदियों का इलाका सीमांचल है। तो वहां के लिए आप लोगों को तो अलग प्लान करना पड़ेगा। वहां की मिट्टी कमजोर है, वहां कटाव ज्यादा है, तो आप लोग अलग प्लान करने का नहीं, सबके लिए एक दवा। और नतीजा ये होता है कि 2022 में हम लोग की लगभग 10 करोड़ की, 2022 या 23 में 10 करोड़ की योजना सैंक्शन हुई, और नतीजा ये हुआ कि काम शुरू करते ही बारिश हो गई। आधे आधे पैसे ठेकेदारों ने निकाल लिए, इंजीनियर ने निकाल लिए, और काम का कुछ भी नहीं हो सका। ये लोग पानी का वक्त इंतजार करते हैं ताकि घपला करने के लिए इनको आसानी हो, ताकि इनके ठेकेदारों को, क्योंकि ठेकेदार बेशतर लोग हैं, इनके पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, है ना, इनके ठेकेदारों को बेईमानी करने का मौका मिले, और ताकि बारिश हो गई तो सैलाब का बहाना मिलकर के पैसा निकाल लें। लोग यही करा रहे हैं। अरे काम हो जाना चाहिए, काम हर हाल में 15 में से पहले हो जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए दूसरा कसूरवार यह है कि इस क्षेत्र के MLA का भी मसला यह है कि वो मिलकर के इस मुद्दों के लिए लड़ते नहीं है। हम लोग थे 205वां आदमी, 23 मई तक हमारा काम सैंक्शन नहीं हुआ था, और रुकनुद्दीन साहब थे उस वक्त, कहा कि रुकनुद्दीन साहब लिखिए कि समय रहते हुए अगर हमारा काम सैंक्शन नहीं हुआ तो हम 26 तारीख को यहाँ मुख्यालय में धरना देने पर बात होंगे, और एक लेटर भिजवा दिया SDO के यहाँ। जानते हैं 24 और 25 तारीख को जहां 2-3 करोड़ की योजना हम लोग की सैंक्शन हुई थी, लगभग 10 करोड़ की योजना सैंक्शन हुई। लेकिन हुआ यही कि ढाक के 3 पात काम शुरू होते हुआ, अब बारिश हुई, नतीजा ये होकर सारा काम अधूरा होकर रह गया। उस पर फिर बदमाशी क्या है डिपार्टमेंट की, अगर कहीं एक काम अधूरा होकर रह गया तो दूसरे साल वहां काम करने के लिए तैयार नहीं है ना। तो पूरे तौर पर जितनी लाचारी, जितने विस्थापित इधर लोग हैं, इतने कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए हम समझते हैं कि भाई संघर्ष का रास्ता ही सीमांचल को आगे ले आ सकता है। हम लोगों ने 2018 में बनाई सीमांचल पुल निर्माण संघर्ष समिति। आप बता दीजिए उससे पहले पुल की कोई लड़ाई लड़ा हो तो? पुल की लड़ाई के लिए हम लोगों ने धरना दिया है खारूदो खरखड़ी घाट पर, और यही कहा कि हमारे पैसे से गंगा पर पुल बनेगा और हमारे महानंदा में 40 किलोमीटर पुल नहीं बनेगा। लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है, लड़ने से क्या होता है। तो ऐसे नादानों को कौन समझाए कि बोलने से निकाह होता है, बोलने ही से दुनिया में जंगें लड़ी जाती हैं, बोलने ही से लोग अदालतों में फैसले जीतते हैं। कितना ही जानकार वकील हो, अगर बहस में हिस्सा नहीं लेगा तो वो अपनी बारी नहीं जीत सकता है। आज अल्लाह का शुक्र है, अवैसी साहब को जहां जहां उतारा वहां पुल बन रहा है, और महानंदा में मंत्री रहे, क्यों नहीं बन सका? मैं कह रहा हूं कि पूछता हूं मैं कि मंत्री रहे लोग यहां पर, क्यों नहीं बन सका पुल महानंदा में, क्यों नहीं बन सका तैयबपुर पुल? लेकिन जब पुल संघर्ष समिति आवाज उठाई, और भी बात को दोस्तों ने भी फिर पुल के नाम पर, हमारे जिला परिषद के मेंबरान वगैरह ने फिर संघर्ष किया, तो उसके बाद देखिए, तो हमारे यहाँ लोग बोलते भी नहीं है, हमारे यहाँ लोग लड़ते भी नहीं है। तो इन मुद्दों के लिए भी लड़ना पड़ेगा। अभी मामला यह महानंदा बेसिन का मामला है। महानंदा बेसिन का मामला यह है कि ये ड्राइंग रूम में बैठ करके इन लोगों ने योजना बना ली है, और कैसी योजना बनाई है सुन के आपको हैरत होगी कि साहब जितना जो पानी का की सतह है, पानी का जो सतह है, वाटर सरफेस है, उससे 2 गुना या 3 गुना दोनों तरफ की दूरी पर बांध बनना जाएगा। और सीमांचल में सारी बस्तियां बसी हुई है, डोक पर, कनकई में, महानंदा में, परमान में,
नदी के ऊपर बस्तियां बसी हुई है, तो ये बांध बांधेंगे तो बस्ती से दूर जाकर के बांधेंगे। तो अभी जो पानी अगर 3 फीट आता है हमारा, तो फैल जाता है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में। लेकिन जब वो दोनों तरफ बांध बांधेंगे, उसके बीच में बस्तियां 3 फीट पानी आएगा, तो इस बांधे हुए हिस्से में वो 9 फीट ऊंचा हो जाएगा पानी। तो इसके बीच की तो सारी बस्तियां हमारी डूब कर मर जाएंगी। तो फिर ऐसे डूबते हुए लोग क्या उस बांध को रहने देंगे? या फिर अचानक अगर वो बांध कट जाए तो फिर उससे क्या भयावह स्थिति होगी? हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग के यहाँ फ्लश फ्लड आता है, हम लोग के यहाँ फ्लड बड़ा मसला नहीं है, वो एक तो प्राकृतिक चीज है, कुदरती तौर पर हम उसको बहुत ज्यादा रोक भी नहीं सकते हैं। हमारा बंगाल में टिटिया के पास एक बस्ती है, यहाँ पर कान की पिछला के नजदीक में, आप देखेंगे कि वहां पर बोल्डर पिच कर दिया, उसकी बस्ती कभी नहीं कटती। उसके दाएं पीछे हमारा दौला पिछला कटता रहता है, तो मझोका हमारा कटता रहता है। तो हम लोग यही मांग रख रहे हैं कि भाई हमारे मानंदा बेसिन के जरिए से, वो 2007-8 में तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम ने बड़ी कोशिश की थी, मैं उस वक्त एमएलए था, बिहार से फाइल भिजवाने में हमने बड़ी मेहनत की थी उस वक्त। तो आज उस पैसे को ठेका दे दिया है इन लोगों ने, और तमाम तर लोग हैं कि उसको पैसा हजम करने में लगे हुए हैं। आज इसके लिए भी हमारे लोग नहीं लड़ रहे हैं। एक मामला अभी और एक मुसीबत आने वाली है। हम लोग बरसात के दिनों में वैसे ही तबाह है, क्योंकि तीस्ता से लेकर के वहां परमान जो नदी निकलती है जोगबनी के पास, ये 100-150 किलोमीटर की सारी नदी आकर के किशनगंज में 25 किलोमीटर पर 40 किलोमीटर पर एक हो जाती है। आप देख लीजिए, मानंदा से आप आ जाती है, मानंदा में आके डोक मिल गई आपके मस्तान चौक के पास, और उससे चलिए आपका 30 किलोमीटर के पश्चिम में आपको कनकई में सारी नदियां उधर आकर मिल जाती हैं। और हमारे अमर बैसा में आइए तो 15 किलोमीटर में वो आप परमान को लाके भी मिला देती है। ये 100-150 किलोमीटर के क्षेत्र में बारिश, फिर बंगाल और नेपाल की बारिश का पानी नतीजा होकर हमारा जलथल होता है। और अभी कोसी में अच्छी लिंक करने की बात कही जा रही है। कोसी के लोगों को कहा जा रहा है कि आपके यहाँ जो ओवरफ्लो है, हम कोसी में अच्छी लिंक के जरिए से इसको भेज देंगे उधर सीमांचल की तरफ, तो आप बाढ़ से बच जाइएगा। और हमको समझाया जा रहा है कि कोसी के जरिए से आपके खेतों को पानी पहुंचाएंगे। तो आपको सुनकर हैरत होगी, ये पानी देंगे कब? माने बरसात के मौसम में पानी देंगे, रब्बी के मौसम में फिर पानी देने का प्रोग्राम इसमें नहीं है। तो हर तरफ से बेवकूफ बना रहे हैं हमारे लोगों को। उसके लिए यही है कि हमारे समझदार लोग बैठे, हमारे एमएलए एमपीज बैठे, और इसका तो अभी सब लोगों ने मिलकर के इसका विरोध किया है। आने वाले दिनों में भी विरोध करने से सिर्फ नहीं होगा, बल्कि हमारे जो मसाइल हैं इस तरह के लिए, उसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम चाहेंगे कि विदा लें आपसे। आपने सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया।